डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहोगे सर आप ये सिंपली कह सकते हो जब भी किसी बॉडी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं आपका अपना वाहिद सर आपके लिए लाया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे जो है वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ समझने के लिए सबसे पहले हम एक बॉडी लेंगे। अगर इस बॉडी को हम टेम्परेचर T1 पे रखेंगे तो सर क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले इमिट होंगे रेडिएशंस। तो सिंपली अगर हम कहेंगे कि कोई भी बॉडी जिसको आप टेम्परेचर या हीट दोगे सर वहां से क्या मिलेगा हमें? सर वहां से रेडिएशंस इमिट होंगे। और ये जो रेडिएशंस यहाँ पे इमिट हो रहे, क्या ये यूनिक वेवलेंथ के हो रहे? नो सर, यहाँ पे हमेशा याद रखना यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ्स के रेडिएशंस इमिट होंगे। डिफरेंट वेव लेंथ रेडिएशंस इमिट होंगे यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे आप ये कह सकते हो अगर यहाँ पे कुछ रेडिएशन जो है वो उनकी वेवलेंथ लैम्डा 1 होगी और जो कुछ और होंगे उनकी वेवलेंथ लैम्डा 2, इसी तरह से जो डिफरेंट और होंगे सर उनकी वेवलेंथ लेट इट बी लैम्डा 3 हो सकती है। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो वेवलेंथ यहाँ से यहाँ आप सिंपली बात करोगे रेडिएशन जो यहाँ पे इमिट हो रहे सर उन रेडिएशंस का क्या इंटेंसिटी सेम होती है? सर यहाँ पे इंटेंसिटी अगर आप कहोगे वो भी डिफरेंट होती है। मीन्स इंटेंसिटी को आप कैसे समझोगे इस बात को मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट इट बी, अगर हम मान के चलेंगे कि टोटल 1000 इमिट रेडिएशंस हो रहे हैं। कितने बेटा? टोटल हमने माने कि इस बॉडी से 1000 इमिट रेडिएशंस हुए। अगर इन थाउजेंड्स की बात की जाए सर लैम्डा 1 जो वेवलेंथ है वो कितने रेडिएशंस है? लेट इट बी वो हम बात करेंगे वो 500 रेडिएशंस है। इसी तरह से जो लैम्डा 2 के वेवलेंथ रेडिएशंस है सर वो कितने इमिट हो रहे? लेट इट बी वो हम बात करेंगे 300 रेडिएशंस है। इसी तरह से अगर हम लैम्डा 3 के रेडिएशंस की बात की जाए सर वो कितने? 200 रेडिएशंस। तो यहां से आपको क्लियर नजर आ रहा है कि यहां पे जो इमिट रेडिएशंस हो रहे वो यूनिक वेवलेंथ के नहीं होते और दूसरी बात उनकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है। मतलब कुछ वेवलेंथ ज्यादा होते, कुछ वेवलेंथ उससे कम हो सकते, यानी कि डिफरेंट इनकी क्या होगी? इंटेंसिटी होगी। या इन केस अगर आप यहां पे और एक बात करोगे सर एनर्जी के फॉर्म में अगर आप इसको समझना चाहोगे सर जो यहां पे हमें रेडिएशंस इमिट हो रहे डिफरेंट वेवलेंथ्स के सर उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। दैट मींस अगर रेडिएशन ज्यादा इमिट हो रहे तो एनर्जी भी उसी की ज्यादा होगी। तो अगर इसी बात को आप सिंपली एक ग्राफ से देखना चाहोगे सर कौन से वाले ग्राफ से? हम एक साइड में रखेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस और दूसरी साइड हम वेवलेंथ रखेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पे जब आप देखोगे ग्राफ जो यहां पे प्लॉट किया गया सर एक्सपेरिमेंट में हमें ये वाला ग्राफ देखने को मिला। सर ये ग्राफ हमने किस टेम्परेचर पे रखा था? सर T1 टेम्परेचर पे। यहां पे अगर आप देखोगे क्लियर नजर आ रहा है कि इस वेवलेंथ के रेडिएशंस जो है वो सबसे कम है। सर इस वेवलेंथ के रेडिएशंस और थोड़ा ज्यादा है। सर इस वेवलेंथ के रेडिएशंस इससे भी ज्यादा इमिट हुए। तो फाइनली अगर आप यहां पे देखोगे सर इस वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। मतलब हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन जो है वही सबसे ज्यादा यहां पे इमिट हो रहे हैं। तो यही बात मैं यहां पे भी समझाना चाहता था आपको कि यहां पे जो वेवलेंथ आपने देखा कि उसकी रेडिएशन जो है डिफरेंट आ रहे और इस वेवलेंथ के रेडिएशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम इमिट हुए। वही यहां से ग्राफ से भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लैम्डा m आपने लिखा सर लैम्डा m का मतलब वेवलेंथ corresponding to maximum emission of radiation, यानी कि वो वेवलेंथ जिसपे आपको सबसे ज्यादा इमिट रेडिएशंस मिल रहे हैं। क्लियर?
सर यहां पे आप देखोगे तो सिंपल यहां पे क्लियर है कि एक ही वेवलेंथ है जिसपे आपको इमिशन सबसे ज्यादा हो रहा है। तो यही बात अगर आप फिर से इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, लेट इट बी आपने टेम्परेचर राइज किया T1 से कितना किया T2, तो यहां पे आपने फिर से एक बार अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे, सर ग्राफ जो यहां पे है वो कुछ इस तरह से बन गया, वो कुछ इस तरह से बन गया। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसका जो पीक है सर, वो पीक जो है वो इस वेवलेंथ के लिए आया। मतलब पहले आप अगर देखोगे इस वेवलेंथ के लिए था, अब जो है नेक्स्ट सर इस वेवलेंथ के लिए। मीन्स कि यहां पे इस वेवलेंथ के रेडिएशन सबसे ज्यादा इमिट हो रहे। अगेन अगर आप फिर से इस टेम्परेचर को राइज करोगे और T3 करोगे तो यहां पे फिर से आप देखोगे जो ग्राफ है वो कुछ और थोड़ा शिफ्ट हुआ है। सर यहां पे अगर आप फिर से क्लियर देखोगे सर इसका मैक्सिमम फिर से एक बार शिफ्ट हुआ है। मतलब अब हमें इस वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा इमिट हो रही है। मतलब सिंपली अगर आपने टेम्परेचर T1 जो है वो 1000 केल्विन दिया, तो उस टाइम मैं कहूं कि जो वेवलेंथ थी सर वो थी 3 × 10⁻⁶ मीटर। इसी तरह से जब आपने T2 टेम्परेचर यानी कि थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया, लेट इट बी वो है 2000 केल्विन, तो यहां पे क्या हुआ, ये जो वेवलेंथ है इसका वैल्यू थोड़ा डिक्रीज हुआ। यहां पे पहले 3 था, अब यहां पे 1.5 × 10⁻⁶ मीटर आप कह सकते हो। सर फिर एक बार आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया 3000 केल्विन, तो अगेन आप देखोगे इसका वैल्यू फिर से डिक्रीज हुआ, दैट इज 1 × 10⁻⁶ मीटर। तो यहां पे आपको इस ग्राफ से क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ जिसपे आपको इमिट या आपको सिंपली रेडिएशन जो इमिट हो रहे थे मैक्सिमम, उसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा जिसपे आपको मैक्सिमम इमिशन हो रहा था उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। एंड आप इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हो, the wavelength corresponding to maximum emission of radiations decreases with increase in temperature। मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखना चाहोगे, यानी कि लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे जो वेवलेंथ थे जिसके लिए आपको सबसे रेडिएशन ज्यादा इमिट हो रहे थे सर, उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो वही यहां ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है बेटा। तो यही जो स्टेटमेंट हमने यहां पे लिखा, इसी स्टेटमेंट को आप नाम देते हो वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहोगे सर, आप ये सिंपली कह सकते हो, जब भी किसी बॉडी में आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट हो रहे थे उसका वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है बेटा। तो इसी बात को अगर आप यहां पे आपने क्या यहां पे निकाला कि लैम्डा m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर आप इक्वलिटी में चेंज करोगे तो आपको एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, वो है b। और इस b को सर हम क्या कहते हैं, इस b को हम वीनस कांस्टेंट कहते हैं, वीनस कांस्टेंट कहते हैं। तो वीनस कांस्टेंट का वैल्यू जो है दैट्स 2.898 केल्विन मीटर। तो इसी लॉ को आप दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हो कि लैम्डा m और इस t को यहां शिफ्ट करेंगे तो इनटू t आएगा इज इक्वल टू b मतलब कांस्टेंट। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा या कितना भी चेंज होगा उससे लैम्डा चेंज होगा, बट इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस तरह से आप वीनस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी समझ सकते हो कि अकॉर्डिंग टू वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ कि लैम्डा m और t का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो इसी वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ को एक अच्छे एग्जाम्पल की ओर से
और समझेंगे हम, वो क्या है सर, कि अगर आपने देखा होगा घर पे कि सबसे पहले अगर हम एक रॉड लेंगे, इसको आप टेम्परेचर देते हो तो इसका कलर जो है वो रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर यही टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो इसका कलर जो है वो रेड से चेंज होके ऑरेंज में तब्दील होता है। क्लियर? तो फिर से अगर आप देखोगे इस रॉड को अगर आप और हीट दोगे और टेम्परेचर दोगे तो यही रॉड जो है अब येलोविश कलर की बन जाती है, ठीक है बेटा। सर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड की होती है, उसके बाद वेवलेंथ जो है सर वो किसकी ज्यादा होती है? ऑरेंज की। सर ऑरेंज की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है किससे? येलो कलर से। तो जब आप टेम्परेचर T1 देते हो तो उस पे आपको यहां से जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? रेड कलर के होते हैं, इसलिए आपको इसका कलर रेड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जब आपने इसको टेम्परेचर और राइज किया, अब जो इमिशन ज्यादा हो रहा है वो यहां पे ऑरेंज कलर का हो रहा है, तो इसलिए आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर से अगर आप टेम्परेचर और राइज करोगे सर, यहां से अब जो मैक्सिमम इमिशन हो रहा है वो येलो कलर का हो रहा है, यानी कि येलो रेडिएशन हो रहा है सर, इसीलिए आपको यहां पे इसका कलर जो है वो येलोइश दिखाई दे रहा है। तो इट मींस जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही वेवलेंथ क्या होगा? कम होता जाएगा। यही वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ है। आई होप कि आपने इस लॉ को समझा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।